हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी पुस्तक सृजन का लेसन नंबर 15 तौलिए, इसके दो अंश हमने पढ़ लिए थे और आज तीसरा अंश पढ़ेंगे इसका कि किस प्रकार से एक मध्यम वर्गीय परिवार है, वो किस प्रकार से मध्यम वर्गीय जीवन यापन अपना करता है। एक व्यक्ति है वसंत, जो एक कंपनी में मैनेजर है, और किस प्रकार से उसकी पत्नी है, वो विभिन्न प्रकार के रहन सहन है उसमें वो परिवर्तन चाहती है। तो इसमें तौलिए से ही संबंधित है, यानी कि वो अलग अलग कामों के लिए, यानी कि रोटी खाने के पश्चात और तौलिया, नहाने के समय और तौलिया, कोई अन्य तौलिया, हजामत बना रहे हैं, शेव वगैरह बना रहे हैं, तो अलग अलग तौलिया, यानी कि सबके लिए अलग अलग तौलियों की व्यवस्था वो करना चाहती है। जबकि वसंत ऐसा नहीं करना चाहता। तो इस प्रकार से उनका आपसे थोड़ा मनमुटाव है। इससे संबंधित बातें हमने पढ़ी थी और लेसन के अंत में हमने पढ़ा था, कल के ऑनलाइन क्लास के दौरान हमने पढ़ा था कि किस प्रकार मधु ने कहा कि आप मुझे अरिस्टोक्रेट कहकर मेरा उपहास करते हैं। तो यहाँ अरिस्टोक्रेट से मतलब है भव्यता से संबंधित, भव्यता से संबंधित। तो मधु कहती है कि आप मुझे अरिस्टोक्रेट कहकर मेरा उपहास करते हैं, मैं कब कहती हूँ 10-10 तौलिए हूँ। तो यहाँ तक हमने इस लेसन को पढ़ा था। आगे हम पढ़ते हैं वसंत। वसंत कह रहे 10 और किस तरह होते हैं, नहाने का अलग, हजामत बनाने का अलग, ताक में पहुँचने का अलग, और फिर तुम्हारे और मदन के। मधु उस बात के पहलू को बदलकर, लेकिन मैं पूछती हूँ कि इसमें दोष क्या है, लेकिन मैं पूछती हूँ इसमें दोष क्या है। जब हम खरीद सकते हैं तो क्यों न 10-10 तौलिए रखें। कल परमात्मा न करे हम इस योग्य न रहें तो मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह गरीबी में भी सफाई रखी जा सकती है। हो सकता है कि कल परमात्मा न करे, यानी कि ईश्वर न करे, हम इस योग्य न रहें तो मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह गरीबी में भी सफाई रखी जा सकती है। यानी कि उसने बात के पहलू को बदला। तौलिए ने सही खादी के अंगोछे, साफा वगैरह, सही कुछ भी रखा जा सकता है, लेकिन जिस तौलिए से किसी दूसरे ने बदन पहुंचा हो, उससे किस प्रकार कोई अपना शरीर पहुंच सकता है। आगे वसंत कह रहे हैं, मैं कहता हूँ हम 6 भाई एक ही तौलिए से बदन पहुँचते रहे, कि हम 6 भाई थे और 6 के 6 एक ही तौलिए से अपना बदन पहुँचते थे, अपना शरीर पहुँचते थे नहाने के पश्चात। मधु लेकिन बीमारी, वसंत कह रहे हैं हम में से किसी को कभी कोई बीमारी
नहीं हुई। हम में से कभी भी किसी को कोई भी बीमारी नहीं हुई। मधु कह रही है पर चर्म रोग का मतलब होता है चमड़ी से संबंधित जो कोई रोग हो उसे चर्म रोग कहते हैं। अब फिर वसंत कह रहा है तुम्हें और मदन को तो कोई बीमारी नहीं, फिर रोग इस तरह नहीं बढ़ता। फिर वसंत कह रहा है तुम्हें और मदन को तो कोई बीमारी नहीं है, तुम्हें और मदन को तो कोई बीमारी नहीं है, और फिर रोग इस तरह बढ़ता भी नहीं। रोग बढ़ता है कमजोरी से। जब हमारे शरीर में रोग से लोहा लेने वाले लाल कीटाणु यानी कि हमारी रोग जब हमारे शरीर में रोगों से लोहा लेने वाले कीटाणु कम हो जाते हैं तब चूहा शैदनशाह की बात जानते हैं, यानी कि अफसरों से संबंधित बात कह रहा है वो। अफसरों का मधु, चूहा, शैदनशाह। वसंत कह रहा है शिकार करने के विचार से कुछ अफसर चूहा शैदनशाह के पास गए। उनमें अमेरिका के रॉकफेलर ट्रस्ट के कुछ डॉक्टर भी थे। लंच के समय उन्हें पानी की आवश्यकता पड़ी। बहरे ने आकर बताया कि गांव में कोई कुआं नहीं है। बहरा यानी कि नौकर वगैरह कोई। लोग जोहड़ का पानी पीते हैं। डॉक्टरों को विश्वास नहीं आया क्योंकि जोहड़ का पानी मैला चिकट था, यानी कि बहुत ज़्यादा मैला था, बहुत ज़्यादा गंदा था। ऐसी कोई ही बीमारी होगी जिसके कीड़े उस पानी में न हो। और चूहा शैदनशाह के जाट हष्ट पुष्ट और लम तड़ंगे, परंतु जो चूहा शैदनशाह के जाट थे वो बहुत ही हष्ट पुष्ट और लम तड़ंगे। मधु, तो क्या आप चाहते हैं हम जोहड़ का पानी पीना शुरू कर दें? हंसती है। वसंत उठकर कमरे में घूमता हुआ, तुम इस बात पर अपनी विषाक्त हंसी बिखेर सकती है। विषाक्त का मतलब जहरीली। उसके सामने रुककर तुम्हें मालूम हो कि अमेरिका के डॉक्टर वही रहे। एक जाट के रक्त का उन्होंने विश्लेषण किया। मालूम हुआ कि उसमें रोग का मुकाबला करने वाले लाल कीटाणु रोग की मदद करने वाले कीटाणुओं से कहीं ज़्यादा है। एक जाट के रक्त का उन्होंने क्या किया, विश्लेषण किया और मालूम हुआ कि उसमें रोग का मुकाबला करने वाले लाल कीटाणु रोग की मदद करने वाले कीटाणुओं की अपेक्षा कहीं ज़्यादा है। तब उन्होंने वहाँ के लोगों की खुराक का निरीक्षण किया। खुराक का मतलब जो वो खाते पीते थे, उसका क्या खाना खाते थे उसका निरीक्षण किया। पता चला कि वे अधिकतर दही और लस्सी का प्रयोग करते हैं। लस्सी मतलब छाछ। पता चला कि वे अधिकतर दही और लस्सी का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं और दही में बहुत सी बीमारियों के कीटाणुओं को मारने की शक्ति है।
और दही में बहुत सी बीमारियों के कीटाणुओं को मारने की शक्ति है और बीमारी का मुकाबला इन नज़ाकतों और नफास्तों से नहीं होता, बल्कि शरीर में ऐसी शक्ति पैदा, नज़ाकत और नफासत से मतलब है जो विभिन्न प्रकार के वो ढोंग वगैरह करती है उनसे संबंधित से नहीं होता, बल्कि शरीर में ऐसी शक्ति पैदा करने से होता है जो रोग के आक्रमण का प्रतिविरोध कर सके। यानी कि विभिन्न प्रकार की सफाइयाँ वगैरह रखने से नहीं, तो हमें यानी कि खुराक वगैरह ऐसी होनी चाहिए हमारे शरीर में, ऐसी शक्ति पैदा करने से होता है जो रोगों के आक्रमण का प्रतिविरोध कर सके, उनका मुकाबला कर सके और फिर घूमने लगता है। मधु, मैंने चूहा शहदनशाह की बात सुन ली। मैले तौलिए से शरीर में लाल कीटाणु फैले या सफ़ेद, मुझे इससे मतलब नहीं। मैं तो इतना जानती हूँ कि बचपन से ही मुझे सफाई पसंद है। मामा जी। वसंत, कोने मेज़ के कोने का सहारा लेता है और कहता है, तुमने फिर अपने मामा और मौसी की कथा छेड़ी। मानो वे विलायत हो आए हैं, यानी कि विदेश हो आए हैं, किंतु इसका यह मतलब तो नहीं कि जो वे कहते हैं वह वेद वाक्य है, यानी कि जो वो कहते हैं कोई वेदों में लिखी हुई बात तो है नहीं। उस दिन तुम्हारे मौसा आए थे, उन्होंने हाथ धोए तो मैंने कहीं भूल से तौलिया पेश कर दिया। मधु के पास जाकर उन्होंने दांत निपोर दिए, यानी कि नकल उतारते हुए मैं किसी दूसरे के तौलिए से हाथ नहीं पहुंचता। तो प्रत्युत्तर क्या मिला? मैं किसी दूसरे के तौलिए से हाथ नहीं पहुंचता। और वे अपने रुमाल से हाथ पहुंचने लगे। मैं पूछता हूं, अगर वे उस तौलिए से हाथ पहुंच लेते तो उन्हें कौन सी बीमारी चिमट जाती या कौन सी उनको कोई बीमारी हो जाती। मधु, अब यह है तो वसंत, और तुम्हारे मामा जी वापस जाकर फिर मेज़ पर बैठ जाता है। तुम्हारे जाने के एक दिन बाद मैं उनके यहाँ गया। तुम्हारे जाने के एक दिन बाद मैं उनके यहाँ गया। रात भर वही रहा। दूसरे दिन मुझे सीधे दफ्तर आना था, यानी कि अपने ऑफिस आना था, अपनी कार्यालय आना था। कहने लगे, हजामत यहीं बना लो। मैंने कहा, मैं एक दिन छोड़कर हजामत बनाता हूँ। और मैंने प्रत्युत्तर दिया कि मैं एक दिन छोड़कर हजामत बनाता हूँ। मुझे कोई ऐसी ज़रूरत नहीं। जब उन्होंने अनुरोध किया तो मैंने कहा, अच्छा बना लेता हूँ। तब एक निकृष्ट चलने के बेकार सा रेज़र ले आए। रेज़र का मतलब है दाढ़ी बनाने का या हजामत बनाने का एक औजार। रेज़र ले आए और कहने लगे नकल उतारते हुए, मैं अपने रेज़र से किसी दूसरे को हजामत नहीं बनाने देता। मैं अपने रेज़र से किसी दूसरे को हजामत नहीं बनाने देता। इसलिए मैंने
मेहमानों के लिए दूसरा रेजर रख छोड़ा है। क्रोध के मारे मेरा रक्त खौल उठा। रक्त खौलना यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आया मुझे उस समय। अपने आप को रोककर मैंने केवल इतना कहा, रहने दीजिए, मैं घर जाकर शेव कर लूँगा। मैं घर जाकर शेव कर लूँगा यानी कि हजामत वगैरह बना लूँगा। आ गया मधु, मामा जी। फिर वसंत उसकी बात को काटते हुए अपनी बात जारी रखते हुए, इस पर शायद उन्हें महसूस हुआ कि मुझे उनकी बात बुरी लगी और उन्होंने मुझे अपने ही रेजर से हजामत बनाने पर विवश कर दिया। और उन्होंने मुझे अपने ही रेजर से हजामत बनाने पे, यानी कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जब मैंने कहा कि मैं घर पे जाके शेव बना लूँगा, तो उन्हें ऐसा महसूस हो गया कि ज़रूर वसंत को ये बात बुरी लगी, तो उन्होंने मुझे मजबूर किया अपने ही रेजर से हजामत बनाने के लिए। किंतु मेरे हजामत बनाने के बाद मेरे ही सामने ब्लेड उन्होंने लॉन में फेंक दिया और नौकर से कहा कि रेजर को स्टेरलाइज कर लाए, यानी कि इसको साफ़ वगैरह डिटॉल वगैरह से धोने से प्रक्रिया यानी कि बढ़िया तरीके से साफ़ करने से संबंधित है। नकल उतारते हुए, मामा जी, मधु, मैं कहती हूँ आप उनके स्वभाव से परिचित नहीं। मैं कहती हूँ आप उनके स्वभाव से परिचित नहीं। आपको बुरा लगा। स्वच्छता की भावना भी काव्य और कला की ही भांति तो उसकी बात को काटते वसंत थोड़ा आवेग में, थोड़ा गुस्से के साथ, थोड़ा गति के साथ उसके पास आकर, क्यों काव्य और कला को अपनी इस घृणा में घसीटती हो। घृणा का मतलब नफरत, यानी कि वसंत को उसके चेहरे पे घृणा के, नफरत के भाव स्पष्ट दिखाई दिए, तो उसने थोड़ा गुस्से में, आवेग में आकर उसके पास आकर कहा, क्यों काव्य और कला को अपनी इस घृणा में, इस नफरत में घसीटती हो। तुम है सरे ऐसे वातावरण में पले हुए सब लोगों की नफासत में नफरत की भावना काम करती है। शरीर से, गंदगी से, जीवन से नफरत की। मधु चुप रहती है। वसंत फिर कहता है, और मुझे जीवन से घृणा नहीं, मुझे जीवन से घृणा नहीं, और मैं सच कह दूं, मुझे गंदगी से भी घृणा नहीं, मुझे गंदगी से भी घृणा नहीं है, नफरत नहीं है। मधु हंसती है, तो फिर कूड़ों के ढेरों पर बैठिए, और कहती है कि फिर तो कूड़ों के ढेरों पर बैठिए। वसंत फिर कुर्सी पर जा बैठता है और कुर्सी को समीप ले आता है। मुझे गंदगी से घृणा नहीं, किंतु मैं गंदगी पसंद नहीं करता। बहुत नाजुक सा फ़र्क है, बड़ा मुलायम सा फ़र्क है। यदि हमें जीवन का सामना करना है तो रोज़ गंदगी से दो चार होना पड़ेगा, यानी कि उससे वास्ता ज़रूर पड़ेगा। फिर इससे घृणा या नफरत कैसी? जिन गरीबों को तुमने अपने बरामदे के फर्श पर भी पाँव न रखने दो, मैं उनके पास घंटों बैठ सकता हूँ। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बाकी जो बचा अंश है उसको हम आगामी ऑनलाइन क्लास के दौरान पढ़ेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
जय भारत।